Good afternoon, everyone, and thank you so much for giving good response to last 2 days CNA. आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि CNA और प्रीफिट हैंड इन हैंड चलेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स का भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से टू इन ऑर्डर टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट एज वेल, we decided that we would be taking 10 MCQs from current affairs every single day. तो अब तक दो वैसे CNA सेशन हो चुके, आज तीसरा है. आज के न्यूज़पेपर में ये प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव जो 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको डिस्कस करते हैं. ये 5 आर्टिकल थे. पहला है इंडियाज फेडरलिज्म पॉलिटिक्स है इज इन नीड ऑफ स्ट्रक्चरल रीसेट. ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल रिपोर्ट पार्ट 1 पब्लिश होने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो वी विल उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ना ही उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया गया है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत डिबेट होगा. तो वी विल डिस्कस द आइडियाज ऑफ फेडरलिज्म एंड एसोसिएटेड एलिमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स. सेकेंड जो है वो है लॉगरहेड टर्टल के बारे में. ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी पार्ट से आएगा. थर्ड इज सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ ओल चिकी स्क्रिप्ट. ओल चिकी स्क्रिप्ट संथाली कम्युनिटी की स्क्रिप्ट है. उसको 2025 में 1925 से 2025 तक 100 साल पूरे हो गए, उसके सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके बारे में. द फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको क्लियरेंस दे दिया है. विल स्टडी इट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, emphasizing more on preliminary aspect. And the last one is about fertilizer industry in India from the perspective of agriculture and economy. So before we jump to these articles, here are a couple of announcements. First is regarding the GS Foundation batch. ये जो foundation batch है ये in a way zero to hero batch है, meaning anybody who has zero knowledge about competitive examination or APSC or UPSC, they can join this batch and get in the final list and come out as a hero. ये हाइब्रिड बैच है, मीनिंग ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो इट इज वेरी वेल सूटेड फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल. ये 4 अलग अलग स्लॉट्स में कोई भी स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हो. आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एमसीक्यू सॉल्विंग, देन मेंस आंसर राइटिंग, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एसे, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, इंटरव्यू, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्रेस करना है उसके बारे में. और हर स्टेज पर आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की जाएगी, आपको हैंड होल्डिंग किया जाएगा, एंड विल मेक श्योर दैट यू आर इन द फाइनल लिस्ट. ये जो बैच है फाउंडेशन बैच, जनवरी की स्टार्ट हो गई 27 जैन को. फेब का जो है वो अभी इट विल स्टार्ट वेरी सून. फॉर द डिटेल्स ऑफ दैट बैच यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. जो सेकेंड अनाउंसमेंट है इट इज रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स जो है वो किन के लिए? ये क्रैश कोर्स है उन बच्चों के लिए जो 2026 में, मतलब आने वाला जो प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स में अपीयर होने वाला है. तो ये किसके लिए बेस्ट सूटेड है? जिन्होंने अपना सेल्फ स्टडी किया हुआ है या पहले कभी कोचिंग किया हुआ है, और जिनको 2 से 2.5 महीने में सिस्टमेटिकली एंटायर सिलेबस रिवाइज करना है, उनके लिए है ये क्रैश कोर्स. इस क्रैश कोर्स के कुछ इंटीग्रल पार्ट्स है, जैसे कि 10 स्मार्ट बुक्स है प्रीलिम्स के लिए, फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, 15,000 MCQ टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिलेगा. इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा. एंड यू विल हैव गुड एक्सेस टू द डेली करंट अफेयर्स एंड मंथली मैगजीन. ये जो लेक्चर्स है ये दोनों ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है. इसका लॉन्च फाइनल नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा. तो उसके डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ द CSAP and also consider contacting on the number mentioned on your screen. Now I'll explain what is this 15,000 MCQ test series is. ये जो है ये प्रीफिट इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ है. ये प्रीफिट इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ है.
इस प्रीफिट इकोसिस्टम के दो एस्पेक्ट है, एक है फ्री पार्ट और दूसरा है पेड पार्ट। जो फ्री पार्ट है उसमें 3000 प्लस एमसीक्यू यूट्यूब पर डेली डिस्कस किया जाता है। उन डिस्कशन में एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई जाती है, सारे एमसीक्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाती है। हाउएवर ये जो फ्री का पार्ट है इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सी सैट इंक्लूडेड नहीं है। जो पेड पार्ट है इट इज, इसमें 12,000 एमसीक्यूज है इन द फॉर्म ऑफ 120 टेस्ट्स। और ये 120 टेस्ट है इसका बाइफर्केशन बहुत स्ट्रेटेजिकली किया गया है। इसमें 30 टेस्ट जो है, 30 जो है वो इजी है, 30 मॉडरेट, 30 जो है वो डिफिकल्ट है। Yes, this whole system is designed with the scientific principle of increasing difficulty and increasing resistance, cognitive resistance. इसके अलावा 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आपको 10 मिलेंगे सीसैट के फुल लेंथ टेस्ट, और 10 आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसके सिमुलेटेड टेस्ट। ये सारा कुछ पूरा सिस्टम सिर्फ मतलब जो इनिशियल प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 7,999 पर मिल रहा है। इसमें भी अगर आप किसी भी तरीके से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो, किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट रहे हो, किसी ग्रुप का पार्ट रहे हो, अगर आप सीएसएपी के ऑफिशियल चैनल को फॉलो भी करते हो, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट बियॉन्ड 7,999। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसका एक्सेस, इसका बेनिफिट उठाएं। ये जो अभी हम पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, जो पीपीटी करंट अफेयर्स का डिस्कस कर रहे हैं उसको, एंड जो प्रीफिट का जो डिस्कशन होता है उस पीपीटी को एक्सेस करने के लिए यू नीड टू स्कैन दीज क्यूआर कोड्स। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आप सीएसएपी के ऑफिशियल ऐप पर जाओगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडियाज फेडरलिज्म इन नीड ऑफ स्ट्रक्चरल रिसेट। अब मैं बस आपको पोलाइट रिमाइंडर देना चाहता हूं कि ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट समझेंगे, एग्जाम में एपीएससी या यूपीएससी किस तरीके के ट्रैप कर सकता है वो देखेंगे, और हर आर्टिकल पे 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल है इट इज इंडियाज फेडरलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रीसेट। बात क्या है कि जस्टिन कुरियन जोसेफ सर, इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया हुआ है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की कमेटी थी, एंड दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। द कमेटी का जो मैंडेट था इट वाज रिगार्डिंग रीथिंकिंग द इंडियन फेडरलिज्म। अब क्या एक्सपेक्टेड है स्ट्रक्चरल रीसेट में? उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि जो लेजिस्लेटिव एंड फिस्कल पावर है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर एंड फिस्कल मतलब फाइनेंशियल पावर जो है वो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में बैलेंस करना जरूरी है। जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन है उसको कम करना है एंड स्टेट की ऑटोनॉमी को बढ़ाना है, ऐसा इस रिपोर्ट का आर्ग्यूमेंट है। द रिपोर्ट हैज आस्क्ड फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ फिस्कल, ऑफ लेजिस्लेटिव एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं कोर पे, बेसिक्स पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड है। आर्टिकल 254 यह कहता है कि अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में अगर किसी भी लॉ के ऊपर मतलब जो भी है वो उनका रिस्पेक्टिव डोमेन है, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का, उसमें अगर स्टेट का लॉ और यूनियन का लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है देन द यूनियन लॉ विल प्रिवेल। ये आर्टिकल 254 कहता है। आर्टिकल 270 अगेन इट इज अबाउट फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। आर्टिकल 280 इट इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो केशवानंद भारती केस से आया था, उस केस के बाद
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, और एसआर मुंबई केस जो है उसमें ये बताया गया था कि जो फेडरलिज्म है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिजिकल फेडरलिज्म के पॉइंट क्या है? एक, फिजिकल फेडरलिज्म में मतलब फाइनेंशियल फेडरलिज्म में यू कम अक्रॉस अ डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल मतलब डिविजिबल पूल ऑफ मनी, मतलब वो टैक्सेस से आता है, अलग अलग रेवेन्यू से आता है वो। इट इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। हाउएवर टैक्सेस शेयर हो सकते हैं, लेकिन जो सेस है या जो सर चार्ज है दे आर नॉट शेयरेबल, दे आर चार्ज एंड टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन जो है उसका काम क्या है? टू रिकमेंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कुछ इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस देखते हैं। एक, फेडरलिज्म से डील करने के लिए अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। दूसरा, गवर्नर जो ही इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है, जो बिल्स है, उसको एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए देन द एसेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। देन देयर इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ डेलिमिटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंडर। वो सेंसस डेटा के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीशेप करता है। अब हम ये देखेंगे प्रीलिम्स में आपको कहां ट्रैप किया जा सकता है इन दिस कंटेंट। फेडरलिज्म जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। सेस, सरचार्ज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट लॉज जो है, स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, लेकिन एक केस है जिसमें स्टेट लॉ प्रिवेल कर सकता है, वो तभी प्रिवेल करेगा ओनली इफ इट हैज प्रेसिडेंशियल एसेंट। अगर प्रेसिडेंट ने उसको अग्री किया है सर्टेन कंडीशंस के अंदर, तब कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज जो है वो स्टेट के प्रिवेल कर सकता है। एंड इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट इन इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स central tendency, centralization aspect. First MCQ, with reference to Indian federalism, consider the following statements. Federalism has been declared part of basic structure of the constitution. In case of conflict of concurrent list subject, state law always prevails. Central law always prevails. Only in one condition where state law can prevail is if state law has been given such permission by the president. The finance commission is constituted under article 280. So answer क्या होगा? 1 and 3. Statement 2 is incorrect. Question number 2. Which of the following are generally not included in the divisible pool of taxes which are shared with states? Cess, surcharge, corporation tax. It is not shared, it is not shared. Corporate taxes are shared. So answer is 1 and 2 only. Let's jump on to the second article. The second article is about loggerhead turtle. बैकग्राउंड इसका ये है कि जो लॉगरहेड टर्टल्स है, these are very famous turtles. उनका जो हेड होता है ये बहुत बड़ा होता है, उनके जॉ में बहुत स्ट्रेंथ होता है, दे कैन ईट हार्ड थिंग्स वेरी इजीली। ये इसलिए न्यूज में आया है कि 2026 का एक स्टडी पब्लिश हुआ है जिसमें इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि इनका जो साइज है ये अब श्रिंक हो रहा है, साइज कम हो रहा है, और जितने वो एग्स ले करते थे, जितने अंडे वो देते थे, उन अंडों की नंबर कम हो रहे। मतलब पहले अगर 200 दे रहे थे वो अब 170 दे रहे, 170 दे रहे थे वो 120 दे रहे, मतलब नंबर ऑफ एग्स कम हो रहे एंड द साइज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। ये जो लॉगरहेड टर्टल है ये रफली इस रीजन में, मतलब वर्ल्ड ओवर ये आपको पाया जाता है, जो आपके सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट वाटर्स जो है, ओशनिक वाटर्स, यहाँ पर ये पाया जाता है। अब हमको ये क्यों जानना है, क्योंकि
जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी हॉबी है या हैबिट रही है कि वो ऐसे जो रिपोर्ट्स होते हैं, ऐसे जो स्पेसिफिक स्पीशीज होते हैं, उनके ऊपर एमसीक्यू फ्रेम करते हैं। तो पहले लॉगर हेड के बारे में समझ लेता है। ये एक बड़ा सी टर्टल स्पीशी है, लार्ज मरीन सी है टर्टल स्पीशी। इट इज नोन फॉर इट्स लार्ज हेड एंड वेरी पावरफुल जॉज। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, जो अभी मैंने आपको मैप पर दिखाया। इसका जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मतलब ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिलेगा। अटलांटिक में मिलेंगे, पैसिफिक में मिलेंगे, इंडियन ओशन में मिलेंगे, मेडिटेरियन में भी प्रेजेंट है। और ये जो है ये सैंडी बीचेस को नेस्टिंग के लिए प्रेफर करता है। इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन ये मेजर नेस्टिंग रीजन जो फ्लोरिडा, ओमान, कोप वर्दे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत वेरिड जगहों पर ये मिलता है। जो आईयूसीएन का इसका लिस्टिंग है वो है वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, या दिस कैन बी अ ट्रैप। ठीक है, एक्चुअल इज इट इज वल्नरेबल। कुछ एकदम यूनिक फीचर इसका ये है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, जो एग में से जो कछुआ बाहर आएगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये जो डिटर्मिनेशन है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम। ये डीएनए पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जहां पर गर्म टेम्परेचर होगा, गर्म सैंड होगा, जहां जहां गर्म सैंड होगा वहां पर फीमेल्स ज्यादा पैदा होती है। दे हैव डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब 30-35 साल के बाद दे बिकम फर्टाइल, सेक्सुअली मैच्योर। कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं। 70-80 साल मिनिमम में जिंदा रहता है। नेटल होमिंग इनमें होता है। नेटल होमिंग का मतलब है कि जहां पर भी माए अपने एग्स ले करती है उसी जगह पर वो हर साल वापस आती है अपने अंडे देने के लिए। और ये इनका अगर डाइट देखोगे तो जो हार्ड शेल वाले जो प्रेज होते हैं उनके ऊपर वो रिलाई करता है। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये मरीन फूड वेब जो है उसका बहुत क्रिटिकल पार्ट है एंड दे रेगुलेट इट। These are also indicator of the ocean health and they also contribute to the nutrient cycling on the beaches. लॉज में देखोगे आप जो साइट्स है उसमें सी टर्टल जो है दे आर लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 1 गेटिंग हाईएस्ट प्रोटेक्शन। जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी दे आर अंडर शेड्यूल 1 गेटिंग हाईएस्ट प्रोटेक्शन। एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि sex determination is based on the temperature, it is dependent on the temperature। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो टर्टल्स और क्रोकोडिलियंस जो होते हैं उनमें कॉमन होता है। प्रीलिम्स के पॉसिबल ट्रैप जैसे मैंने बताया कि एक ये हर जगह अवेलेबल है। एग्जाम में आपको बता देंगे कि ये एंडेमिक टू इंडिया, नो, इट इज दीज आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया, they are available almost all across the globe barring cold regions। अगेन यह भी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, दे आर वल्नरेबल। इट इज अ मरीन स्पीशी, इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर टर्टल। एमसीक्यू पहला देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू लॉगर हेड टर्टल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। नो, क्या है वो? वल्नरेबल। दे आर फाउंड इन द इंडियन ओशन। करेक्ट। सो आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। अगर यहां पे ये लिखा होता कि दे आर फाउंड इन इंडियन ओशन ओनली तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, temperature dependent sex determination is commonly observed in which of the following groups? Mammals? No. Birds? No. Reptiles? Yes. Amphibians only? No. The answer would be C. Let's move on to the third article. Third article जो है it is for the celebration of 100 years, that means centenary celebration of Old
चिकी स्क्रिप्ट। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो है वो संथाली लैंग्वेज के बारे में है, और ये संथाल कम्युनिटी यूज करती है। 1925 में 1925 में ये स्क्रिप्ट को बनाया गया था इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दी संताली फिनोटिक्स, जो साउंड्स है, जो उच्चार है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको स्क्रिप्ट में एक्सप्रेस करने के लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई थी। एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1925, एक्नॉलेज, क्रिएटेड, ऑफिशियलाइज इन 1925। जैसे मैंने कहा था संथाली लैंग्वेज संथाली है, स्क्रिप्ट ओल चिकी है। ये आप रोमन में भी लिख सकते हो, हिंदी में, देवनागरी में भी लिख सकते हो। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिप्रेजेंट संथाली phonetics. These are not, please make sure you remember, these are not derived from Brahmi or Devanagari or Bengali or Odia or for that matter even Roman script. Completely independent script है। One symbol represents one sound, not alphabet. Alphabet नहीं represent कर रहा है, sound represent कर रहा है। कहाँ origin? 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इसको डेवलप किया था। मुर्मू जी जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी है, ही इज ऑल्सो नोन एज गुरु गोमके अमॉन्ग्स द संथाल्स। एंड जो पहला फर्स्ट लिटरेरी वर्ड इन दिस ओल्ड चिकी लैंग्वेज, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में था हाय सेरेना 1936 में। ये थोड़ा से डिटेल्स, संथाली लैंग्वेज है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में जाती है, ब्रांच मुंडा में आती है, और संथाली स्पोकन ओनली इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। असम में भी ये जो कुछ टी ट्राइब जो संथाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आज भी इस लैंग्वेज में बात करते हैं। इसके कुछ 30 लेटर्स है और डायरेक्ट फोनेटिक मतलब साउंड का मैपिंग किया जाता है, कोई भी कॉन्जंक्ट लेटर नहीं है, और ये ग्लॉटल स्टॉप्स को एक्सप्रेस करता है। कंप्लीटली इंडिजिनस डिजाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज देख लेते हैं। संथाली जो है इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड किया गया है, 2003 में इंक्लूड हुई थी, और इसका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, और टोटल लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल करंटली आर 22। अब प्रीलिम्स में कैसे करेंगे, देखिए, एक तो ये मत भूलिए कि संथाली जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है, ना कि द्रविडियन और इंडो आर्यन। ये कोई भी ब्राह्मी, बंगाली, ओडिया, रोमन किसी भी स्क्रिप्ट से ये ली गई नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट। इट इज 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है 2003 में। यहाँ पे ट्रैप ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम से ये इंक्लूडेड है। नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड सिंस द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने 1925 में। ये प्रीलिम्स के लिए ट्रैप हो सकता है। Question 1. With reference to Old Chiki script, consider the following statements. It was developed specifically for the Santhali language. Correct. It is derived from the Brahmi script. No, it is independent. And Santhali belongs to the Austro-Asiatic language family. Correct. The answer is 1 and 3. A. MCQ 2. Santhali language was included in 8th schedule of the constitution through which constitutional amendment? 71st, 92nd, 86th, 42nd. The answer is B. 92nd Constitutional Amendment Act 2003 में. Alright. Next article is about Great Nicobar Project. This project or this came into news because जो NGT है, National Green Tribunal जो, it has given the environmental clearance. It has upheld
तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री, जिसमें 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनने वाला है। अब थोड़ा सा पहले जोग्राफिकली देख लेते हैं। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसमें दो मेजर नेशनल पार्क है, एक है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है गैलेंथिया नेशनल पार्क, और इन दोनों के साथ में वहां पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे एक 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें एयरपोर्ट भी है, जिसमें पावर प्लांट भी होगा, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी होगा, पूरा एक टाउनशिप वहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उस टाउनशिप या टोटल प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड जो है उसमें से पेड़ काटे जाएंगे। कितने पेड़? इतने पेड़, 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 1 मिलियन ट्रीज। इसको क्लियरेंस मिल गया था, एनजीटी ने उसको रिव्यू किया, तो उस बैकग्राउंड में विल सी सर्टन फैक्ट्स, certain understanding, will develop certain understanding. Like I mentioned, 80,000 plus crore का ये प्रोजेक्ट है. It is on Great Nicobar Island, and it is the purpose is to develop a strategic maritime and economic hub at Great Nicobar Island, जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंक्लूडेड है. इसका लोकेशन जो है मैप के पर्सपेक्टिव से देखो तो ग्रेट निकोबार आइलैंड है. इट इज दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, इट इज सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, सदर्न मोस्ट. इट लाइज नियर द मलाक्का स्टेट, सबसे सदर्न मोस्ट है. और ये मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट जो है उसके एकदम पास में है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. हैविंग अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक हब एट दैट वेरी strategic location is going to give us upper hand in this century. इसमें इंदिरा पॉइंट को आप भूलिएगा मत. इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है. कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. यहां पर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा और उसमें एयरपोर्ट जो होगा वो मिलिट्री एंड सिविल यूज के लिए होगा. इट विल ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसमें 150 मेगावाट का हाइब्रिड गैस एंड सोलर पावर प्लांट होगा, रिन्यूएबल पे ही ज्यादा बेस्ड होगा, और लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड, 1 मिलियन ट्रीज को काटा जाएगा. इंस्टीट्यूशन लिंकेज समझते हैं. हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पहले सुना, मतलब इसी आर्टिकल के दौरान. जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इट इज अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010. अब इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी होना जरूरी है. जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर नहीं मिलता, वो मिलता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर. द एक्ट विच गिव्स द क्लियरेंस फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज गिवन अंडर EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना. ये सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन केसेस से ही डील करता है, एंड इट कैन रिव्यू, इट डज नॉट गिव, इट ओनली रिव्यूज द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस गिवन बाय द मिनिस्ट्री. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, दीज आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. सेकेंड इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली मलाक्का स्टेट, जो इस आइलैंड से बहुत ही ज्यादा पास में, इट कनेक्ट्स अंडमान सी टू द साउथ चाइना सी. And it is one of the most busiest maritime choke points. ट्रैप कहाँ कर सकते हैं? ग्रेट निकोबार का लोकेशन. फिर इंदिरा पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट द कन्याकुमारी. या ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन. एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डज नॉट ग्रांट एनवायरमेंटल क्लियरेंस. इट इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री. NGT can only review the legality of such clearances. The project is on Great Nicobar Island and not North Sentinel Island. First question, MCQ 1. With reference to the Great Nicobar Island, consider the following statement. It is the southernmost island of India.
Yes. Indira Point is located on this island? Yes. It lies west of the Malacca state. West of the Malacca state मतलब इस तरफ. The answer is yes. All three statements are correct. MCQ 2. The National Green Tribunal was established under which of the following? EPA 1986, NGT 2010, Forest Conservation Act 1980 and Biological Diversity Act 2002. The answer is NGT. Please do not get confused. इसके अंदर क्लियरेंस मिलता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लेकिन NGT एस्टेब्लिश की गई थी NGT एक्ट ऑफ 2010 के अंदर. The final article, it is regarding the fertilizer industry in India. Fertilizer industry जो है वो कोर इंडस्ट्री का पार्ट है, कोर सेक्टर का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है. आप न्यूज में क्यों आया है ये? बिकॉज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इट हैज बैंड द सेल ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स. नॉन सब्सिडाइज, वहां पे सिर्फ सब्सिडाइज्ड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर ही सेल कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉन सब्सिडाइज है उनको बैन कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने. And it has triggered the debate on regulatory controls of the government in the fertilizer sector. एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने के लिए ना एक आइडिया ले लेते हैं कि कितना मेजर इशू है. पिछले 10 सालों का, 10 भी नहीं, 8 साल का देख लेते हैं. इफ यू नोटिस 2017-18 में प्रोडक्शन 240 लाख टन का था और इंपोर्ट जो था वो लगभग 60 लाख टन का था. मतलब लगभग 300 लाख टन यूरिया कंज्यूम होता था. विद इन नेक्स्ट 7 years 8 years यू सी प्रोडक्शन भी बढ़ गया, जितना कंज्यूम होता था उसका उतना प्रोडक्शन इंडिया में ही होने लगा. उसके बाद भी देयर इज अ 50 लाख टन्स ऑफ यूरिया इज इंपोर्टेड और ये अब 390 लगभग 100 लाख टन से कंजम्पशन बढ़ गया. कितना इंसेंट बढ़ा, ये कितना ज्यादा बढ़ गया विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 9 years. इस कंटेक्स्ट में समझते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है. इट इज अ कोर सेक्टर विच सपोर्ट्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ये जो इंडस्ट्री है, मतलब ये जो सेक्टर है, इट इज हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फार्मर्स के ऊपर होता है, उनके कॉस्टिंग के ऊपर होता है. रेगुलेट करता है मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है प्राइसिंग को, सब्सिडी को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को. इसमें मेजर कैटेगरीज ये है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मतलब यूरिया एक कैटेगरी है, दूसरा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें डैप आता है और बाकी के फॉस्फेटिक आता है, और तीसरा है पोटेशिक. जैसे हमने वो मैप पे ये फिगर में मैंने दिखाया, इतना ज्यादा कंजम्पशन है, 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया का पोटैश के लिए. ये जो पोटैश है ना, ये 100% इंपोर्ट किया जाता है. इंडिया में पोटैश नहीं बनता. देयर इज अ 100%. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर कि 100% पोटैश जो है वो इंपोर्ट किया जाता है. एंड जो फॉस्फेट है उसका 90% इंपोर्ट किया जाता है. इस साल जो सब्सिडी एलोकेट की गई है वो लगभग 1,71,000 लाख करोड़ की, 1.71 लाख करोड़. आज भी जो यूरिया की जो एमआरपी है वो लगभग 266 रुपीज पर 45 kg बैग. अब आप सोचोगे ये प्राइस क्यों जानना जरूरी है? प्राइस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि 2012 से ये प्राइस सेम है. आज आप बताइए और कौन सी चीज है कि जिसकी प्राइस 2012 में जितनी थी वो आज भी उतनी ही है. पिछले 15 सालों में 14 सालों में इसकी प्राइस ही नहीं बढ़ी. तो जो प्राइस नहीं बढ़ी तो वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रहा है उसका शेयर बढ़ते जा रहा है ना. कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क देख लेते हैं. गवर्नमेंट अब एनबीएस देता है, मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देता है. इट इज एप्लीकेबल टू फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर. इसमें जो यूरिया है वो इंक्लूडेड नहीं है. न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सल्फर,
इसके बेसिस पर ये सब्सिडी अलोकेट होती है। और ये जो प्राइजेज है वो टेक्निकली डीकंट्रोल्ड है, मतलब मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस बाय द सब्सिडी लेवल्स। यूरिया जो है वो एनबीएस के अंडर नहीं है, इट इज अंडर टोटल प्राइस कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसके अंदर प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी है जिसके अंदर सारे जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स है वो सारे के सारे एक ही ब्रांड के नाम के अंडर सेल किए जाते हैं। उस ब्रांड का नाम है भारत। डीबीटी भी दी जाती है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। ये जो डीबीटी जो है, ये जो सब्सिडी है, ये ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्शन जो करते हैं उनको की जाती है आफ्टर द सेल टू द फार्मर यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। इसका साइल हेल्थ के साथ भी लिंक है कि भाई आइडियल जो एनपीके का जो रेशो होता है वो 4:2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4:2:1 है कितना? 11:4:1। अब सोचिए कितना स्क्यूड है ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सेसिव यूरिया का यूज हो रहा है। एनीवेज, प्रीलिम्स में क्या ट्रैप कर सकते हैं? फर्स्ट, यूरिया जो है इट इज नॉट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ये प्राइस कंट्रोल है इसका। पोटैश जो है वो 100% इंपोर्टेड है, और जो डीबीटी है ये फर्टिलाइजर गोज टू द कंपनीज, नॉट टू द फार्मर्स। और ऑन ऑफ जो है, मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है, इट डज नॉट एलिमिनेट द कंपनी, इट ओनली स्टैंडर्डाइजेस द ब्रांडिंग, भारत ब्रांड के नाम से जाता है। फर्स्ट एमसीक्यू, with reference to the fertilizer sector in India, consider the following statements. Urea is covered under the nutrient based subsidy scheme. The answer is no, it is not covered. Statement 2, India is almost entirely dependent on imports of potash. Yes. Statement 3, the maximum retail price of urea is controlled by the government. Correct. So answer is A, 2 and 3 only. Question number 2, the nutrient based subsidy NBS scheme in India applies to which of the following fertilizer? Phosphatic, potassic or and urea? The answer is 1 and 2. 3 is not applicable. Thank you so much for joining in. ये important चीज है, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, जो स्मार्ट बुक्स है, वो अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। यू कैन order your book set by contacting on the number mentioned here. There are hundreds of students जिन्होंने order किया और इससे benefit हो रहा है, so consider contacting on the number to get access to these. Also available in English. Thank you so much. See you around 6 o'clock for Prefit Day 45 lecture. Thank you.